चलिए सर स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर नंबर 4 है, 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1। जो भी बात मैं आपको बताऊं, जोर देकर जो बात बताऊं, अच्छे से उसको ध्यान देना। जितनी भी बातें मैं समझाने जा रहा हूं, सिर्फ इतनी बातें समझकर आपसे सारे क्वेश्चंस जो स्टडी मेट में दिए गए हैं या इसके अंदर में पास्ट एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में बेसिकली इस बात के ऊपर कंसंट्रेट किया जा रहा है कि मार्केट का मीनिंग क्या है, कि मार्केट से आप समझते क्या हैं और ये मार्केट कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो मार्केट का मीनिंग है। वैसे तो मार्केट में ढेर सारे एलिमेंट होते हैं, पहले एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं। आप और हम किसको मार्केट समझते हैं? आप और हम किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी को मार्केट समझते हैं। सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो सब्जी मार्केट, या हम दवाइयाँ खरीदने जा रहे हैं तो दवाइयों का बाजार, या दवाइयाँ खैर किसी बाजार से जाके नहीं खरीदते हैं। ज्वेलरी परचेज करने जा रहे हैं तो उसे हम कह देते हैं सराफा मार्केट। लेकिन इकोनॉमिक्स की दुनिया में जो मार्केट वर्ड है वो जरा अलग तरीके से यूज किया जाता है। पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग खरीदने वाले हैं और जितने भी लोग बेचने वाले हैं, वो सारे खरीदने वाले और सारे बेचने वाले को एक साथ काउंट कर लिया जाए तो उसे हम मार्केट कहते हैं। जैसे मार्केट ऑफ ज्वेलरी, तो वो किसी सिटी का कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होगा जो मार्केट कहलाएगा। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग ज्वेलरी बेचना चाहते हैं और जितने भी लोग ज्वेलरी परचेज करना चाहते हैं, उन सबको अगर कलेक्टिवली कंसिडर कर लिया जाए तो फिर उसे हम मार्केट के नाम से पुकारते हैं। वैसे तो मार्केट में ढेर सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट अगर मार्केट का कोई है तो वो है बायर और सेलर। याद रखिएगा जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मार्केट में ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर कोई होता है तो वो है आपका बायर और सेलर। अ मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ, सारे बायर्स को और सारे सेलर्स को बांध दो एक धागे से। कोई पूछे कि ये बंडल क्या है तो बोलना मार्केट है। और ये बायर और सेलर कौन लोग हैं? जो इच्छा रखते हैं ट्रेड करने की, कुछ खरीदने की, कुछ बेचने की। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड सेलर डिटरमाइन द प्राइस। और मार्केट के यही वो दो एलिमेंट होते हैं, बायर और सेलर, जो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्राइस कितना होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बार्गेन कर रहे होते हैं। जो बायर होता है वो सस्ते से सस्ते दाम पर सामान खरीदना चाहता है, जो सेलर होता है वो महंगे से महंगे दाम पर उसे बेचना चाहता है। दोनों जिस प्राइस पर आकर रुकते हैं वही प्राइस किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का मार्केट में डिटरमाइन हो जाता है। कलेक्शन ऑफ ऑल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी हु इन्फ्लुएंस द प्राइस इज कॉल्ड मार्केट। ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यहाँ पर समझ लिए हैं, लेकिन ये बायर क्या खरीदना चाह रहा है, ये सेलर क्या बेचना चाह रहा है, वो भी तो मार्केट का हिस्सा होगा ना। तो जो प्रोडक्ट या सर्विस ये बायर और सेलर खरीदना या बेचना चाह रहे हैं वो भी मार्केट का ही एलिमेंट माना जाता है। इसके अलावा बार्गेनिंग, बिना बार्गेनिंग के प्राइस कैसे तय होगा? दैट्स वाई बार्गेनिंग भी एक मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस, आप बार्गेनिंग कैसे करेंगे अगर आपको मार्केट के कंडीशंस की जानकारी नहीं है? जैसे कुछ फॉरेनर्स इंडिया के टूर पर आते हैं, जब वो मार्केट में सामान परचेज कर रहे होते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो हमारे लोकल शॉपकीपर्स होते हैं वो उन फॉरेनर्स को महंगे दाम पर सामान बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार्गेन नहीं कर पाते हैं। क्यों बार्गेन नहीं कर पाते? उनको पता ही नहीं होता है कि इंडिया में वो पर्टिकुलर कमोडिटी जो वो परचेज करने जा रहे हैं उसका प्राइस एग्जैक्टली होना कितना चाहिए। आपको और हमको मार्केट की कंडीशन का नॉलेज होता है, दैट्स वाई हम बार्गेन कर पाते हैं। सिर्फ बायर को नहीं, सेलर को भी मालूम है कि जो सामान मैं बेच रहा हूं कहीं और भी जाओगे तो कितने का मिलने वाला है। बायर को भी मालूम होता है कि ऑन एन एवरेज वो पर्टिकुलर कमोडिटी कौन से प्राइस का मिलने वाला है। मार्केट कंडीशंस के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये जो नेगोशिएशन होने वाला है, ये जो बार्गेनिंग होने वाली है वो पॉसिबल नहीं है। कई बार आपसे एग्जाम में ये पांचवा पॉइंट भी पूछा गया, वैसे तो सारे पॉइंट पूछे गए हैं। वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम।
एक समय पर एक ही प्राइस होना चाहिए, अदरवाइज एक ही टाइम पर आप एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पर बेच रहे हैं तो फिर वो मार्केट नहीं है। मार्केट के होने के लिए प्राइस का डिटरमाइन होना जरूरी है, प्राइस का सर्टेन होना जरूरी है, और सारी कवायद उसी के लिए चल रही है। यहाँ पर जो बार्गेनिंग चल रही है वो उसी के लिए चल रही है। मार्केट की कंडीशंस का नॉलेज हमको होना चाहिए, वो भी उसी के लिए हो रहा है ताकि हम प्राइस डिटरमाइन कर पाए। और अंत में जाके आप बोल दोगे कि भाई एक सेम पॉइंट पर अलग अलग प्राइस हो सकता है, फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ही प्राइस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी मार्केट का। क्लियर है सर? मार्केट में कौन से एलिमेंट होने चाहिए? बायर होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। बायर और सेलर जो चीज खरीद बेच रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर दैट इज प्रोडक्ट होना चाहिए। उस प्रोडक्ट के लिए बार्गेनिंग होना चाहिए, प्राइस के लिए बार्गेनिंग तभी हो पाएगी जब मार्केट कंडीशन का नॉलेज होगा, तो मार्केट कंडीशन का नॉलेज भी होना चाहिए। और जब बार्गेनिंग हो ही रही है, प्राइस डिटरमाइन हो ही रहा है, तो एक टाइम पर एक ही प्राइस वहां पर डिटरमाइन होना चाहिए। नाउ, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। वैसे तो मार्केट को दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट। एक ऐसा बाजार जहां पर फिनिश्ड गुड्स बेचे जा रहे हैं, और एक ऐसा बाजार जहां पर फिनिश्ड गुड्स नहीं कहना चाहिए, अब मैं रीड करता हूं, आपको बात समझ में आएगा। प्रोडक्ट मार्केट का मतलब है इट इज द मार्केट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। जो लोग सामान खरीद रहे हैं उसे वो अल्टीमेटली कंज्यूम कर जाने वाले हैं। यहाँ पर जो बायर है वो कंज्यूमर है, यहाँ पर जो बायर है वो हाउस होल्ड है। वो फर्दर किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कोई चीज परचेज नहीं कर रहा है। तो कंज्यूमर गुड्स जहां खरीदे जा रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स जहां बेचे जा रहे हैं, वो सारे सेलर और वो सारे बायर जो कंज्यूमर गुड्स को खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, उन सारे सेलर्स और बायर्स को एक धागे से आप बांध देंगे तो वो कहलाएगा आपका कौन सा मार्केट? प्रोडक्ट मार्केट। सर फिर फैक्टर मार्केट क्या होता है? मार्केट में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स नहीं बिक रही होती हैं, कैपिटल गुड्स भी बिक रही होती हैं, ऐसी गुड्स जिन्हें यूज करके आप फर्दर कोई और गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में कपड़ा बेचा जा रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स है। जो खरीदने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, सबको धागे से बांध दो, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट। लेकिन कपड़ा सिलने की मशीन बिक रही है, तो कपड़ा सिलने की मशीन जो है वो कोई बंदा परचेज करेगा, क्योंकि उससे वो ढेर सारे कपड़े सिलकर और बेचने वाला है। तो कपड़ा सिलने की मशीन यहाँ पर कैपिटल गुड्स है। जो लोग भी मार्केट में कपड़ा सिलने की मशीन बेच रहे हैं, जो लोग भी उसे खरीदने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन सबका एक बंडल बना लीजिए। दैट पर्टिकुलर बंडल ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ कैपिटल गुड्स इज टर्म्ड एज फैक्टर मार्केट। मार्केट वेयर फर्म्स बाय रिसोर्सेज दे नीड। क्या खरीदने जा रहे हैं वहां पर? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को हम किसी और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यस, कैपिटल गुड्स आर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, एटसेट्रा, सारे रिसोर्सेज। फैक्टर मार्केट एलोकेट्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। जो भी हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं, हमेशा से हम जानते हैं कि चार प्रकार के रिसोर्सेज की जरूरत होती है प्रोडक्शन के लिए। जो भी मार्केट ऐसा होता है जो ये चार रिसोर्सेज हमको प्रोवाइड करता है, कुछ लोग हैं ये चार प्रकार के रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं, और कुछ लोग हैं जो ये चार प्रकार के रिसोर्सेज अक्वायर करने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा मार्केट जहां पर इस तरह के प्रोडक्शन के रिसोर्सेज खरीदे बेचे जा रहे हैं, वो कहलाता है बेटा आपका फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल करता है उसे हम फैक्टर प्राइस कहते हैं। फैक्टर मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहा होता है उस प्राइस को हम कहते हैं फैक्टर प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है वो प्रोडक्ट प्राइस या कंज्यूमर प्राइस कहलाता है। प्रोडक्ट प्राइस या फिर कंज्यूमर प्राइस, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, फैक्टर प्राइस इज इंपॉर्टेंट। ये तो एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में मार्केट को क्लासिफाई करने के और भी कई बेसिस होते हैं। कुछ लोग इसे क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। कुछ लोग टाइम के बेसिस पे करते हैं, कुछ लोग नेचर के बेसिस पे, कुछ लोग रेगुलेशन के बेसिस पर, कुछ लोग वॉल्यूम के बेसिस पर, और कुछ लोग कंपटीशन के बेसिस पर। इतनी बातें हमको यहाँ पर समझनी है कि कौन से बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। उसके बाद ये चैप्टर मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया।
इसमें एक आता है बेटा लोकल मार्केट, दूसरा आता है आपका रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। 4 प्रकार से डिवाइड किया गया। काफी सिंपल होता है बेटा। कुछ कीवर्ड्स हमको ध्यान रखने हैं जिसके बेसिस पर आप सॉरी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब कर पाएंगे। क्या है यहाँ पर? लोकल मार्केट क्या होता है? व्हेन बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू अ लोकल एरिया। होता है ना बेटा, जैसे सब्जियों का बाजार है। आजकल तो खैर हम रेफ्रिजरेट कर लेते हैं और दूर दूर तक आसानी से हम क्या करते हैं, चीजों को पहुंचा पाते हैं। लेकिन फिर भी जो पेरिशेबल नेचर के गुड्स होते हैं, जो पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं, और दूसरा जो बल्की आर्टिकल्स हैं, इन्हें दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पेरिशेबल नेचर के गुड्स को इसलिए ट्रांसपोर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है कि तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और वो रास्ते में सड़ गया, गल गया, बर्बाद हो गया। बल्की गुड्स, बल्की आर्टिकल्स जो काफी हैवी होते हैं, काफी ज्यादा जगह लेते हैं, ऐसी चीजों को भी आप ज्यादा दूरी तक क्या नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। उनका जो मार्केट होता है वो लोकल मार्केट होता है। जैसे मैं बल्की आर्टिकल्स का आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं। जो हम भेल बनाने के लिए मुरमुरा यूज करते हैं या मुर्रा बोलते हैं उसको हम लोग, वो काफी हल्का होता है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। उसका जो मार्केट होता है ना, वो लोकल मार्केट होता है। अगर वो रायपुर में तैयार हो रहा है तो रायपुर या रायपुर के आसपास के छोटे मोटे एरिया में ही क्या होगा, डिस्कस होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसे ज्यादा दूर तक ले जाएंगे तो इतना सस्ता आइटम है, इतना हल्का आइटम है और वॉल्यूम इतना ज्यादा लेता है कि इतना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आ जाएगा कि आप इसे यहाँ से 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर ले जाकर उसे आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना ज्यादा आ जाएगा आपका वहां पर कि प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी। तो 2 बातें याद रखना बेटा, पेरिशेबल नेचर का हो या बल्कि आर्टिकल हो, तो वैसी चीजों के लिए हम लोकल मार्केट में ही सामान बेच पाते हैं। व्हेन बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू द लोकल एरिया, मतलब लिमिटेड टू अ सिटी, तो वैसे उसे हम लोकल मार्केट के नाम से पुकारते हैं। दूसरा है बेटा रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट को सीधे सीधे एग्जांपल से आप समझिए। आप सिर्फ एक सिटी तक सीमित नहीं है, आप अपने आस पड़ोस की 1-2 सिटीज तक और सामान बेच सकते हैं, या आप स्टेट के एक हिस्से में सामान बेच पा रहे हैं, पार्ट ऑफ द स्टेट्स, बहुत सारे एक ही स्टेट के ढेर सारे हिस्से में सामान बेच पा रहे हैं, इवन आप कुछ 2-4 स्टेट्स में अपना सामान बेच पा रहे हैं। तो इसे हम यहाँ पर कहते हैं रीजनल मार्केट। कंपेरेटिवली ये वाइडर एरिया होता है एज कंपेयर टू लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट में क्या आता है? नेशनल मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिन्हें आप पूरे हिंदुस्तान में तो बेच पा रहे हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इंडिया की बाउंड्री क्रॉस करके आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं। वो आपकी लिमिट है कि आप इंडिया की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कहलाएगा नेशनल मार्केट, लिमिटेड टू द नेशनल बाउंड्रीज, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मेनली आपसे एग्जाम में ना भाई लोकल मार्केट पूछा जा रहा है और आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है रीजनल मार्केट। नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसे आप इंडिया के बाहर भी बेच पा रहे हैं। कब बेच पाएंगे? जब वो महंगा सामान होगा और क्वांटिटी उसकी कम होगी। छोटी सी क्वांटिटी है और सामान काफी महंगा है। जैसे एग्जांपल यहां पर आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर। छोटी सी क्वांटिटी जो है वो काफी ज्यादा वैल्यू की होती है। ऐसी चीजों में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिर मैटर नहीं करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आएगा कम और प्रोडक्ट की खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ऐसी चीजों का मार्केट जो होता है वो इंटरनेशनल मार्केट होता है। ठीक है सर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सबसे पहली बात तो आपको यह समझने की जरूरत है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि टाइम के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन करने का काम सबसे पहले किया था, वो किया था एल्फ्रेड मार्शल ने। जो हम कभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे क्लास 11-12 में, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये जो क्लासिफिकेशन करने का काम किया है, ये एल्फ्रेड मार्शल ने किया है सबसे पहले। तो उनका नाम याद रखिएगा कि इन्होंने ही डिवाइड किया हुआ है। अब
प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो मार्केट होता है वो होता है 4 प्रकार का। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। नाम एकदम सिंपल सा है। अब हमको इसमें स्पेसिफिक बातें समझनी है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, आपने शॉर्ट रन या लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। क्या होता है शॉर्ट रन और क्या होता है लॉन्ग रन? एक्चुअली दो प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जिसे हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे होते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ये जो फैक्टर्स हैं इन्हें दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी वेरिएबल इन नेचर, दूसरी कैटेगरी फिक्स्ड इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड इन नेचर? हम तुरंत उसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। जैसे अगर मैं एक क्लासरूम के बारे में जिक्र करूं, अगर मेरे पास क्लासरूम की कैपेसिटी पहले से फुल हो गई है और 4 नए बच्चे और आ जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बेंच एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा या 4 चेयर एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। वो आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास 50 नए बच्चे आ जाएं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑल टुगेदर एक नया क्लासरूम तैयार करना पड़ेगा, एक नया बिल्डिंग तैयार करना पड़ेगा। अब ये तो उतनी आसानी से हो नहीं सकता चुटकी बजाकर कि ऑल टुगेदर आप एक नया क्लासरूम तैयार कर लें। समय लगेगा, कर सकते हैं, पर तुरंत नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग रन में पॉसिबल है। तो यहां पर दो प्रकार के फैक्टर्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूं, ऐसा मैं मान सकता हूं। एक फैक्टर है वो बेंचेस और दूसरा फैक्टर है क्लासरूम। एक प्रकार से बिल्डिंग है, प्रीमाइसेस है। तो वो जो बेंचेस हैं क्या आसानी से तुरंत बढ़ाई जा सकती हैं? यस, शॉर्ट रन में बढ़ाई जा सकती हैं। आज बच्चा एडमिशन ले, मैं कल बढ़ा दूं। लेकिन क्या क्लासरूम तुरंत बढ़ाया जा सकता है कि आज बच्चा एडमिशन ले और कल क्लासरूम मेरा तैयार हो गया? नहीं, उसमें समय लगेगा थोड़ा सा। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स तो वेरिएबल होते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जिन्हें चाहकर भी आप बढ़ा नहीं सकते। तो सर लॉन्ग रन क्या होता है फिर? लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सब वेरिएबल है। आप जिस फैक्टर को चाहें, जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन में ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। लॉन्ग रन में इस प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल ही होते हैं। शॉर्ट रन में क्योंकि आप फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं बढ़ा सकते, द मार्केट विच एग्जिस्ट फॉर सच अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड। एक मिनट, मैं शॉर्ट रन के बारे में बताना चालू कर दिया था। वेरी शॉर्ट पीरियड तो ऐसा है कि सप्लाई फिक्स है, आप कुछ भी नहीं बढ़ा सकते, आप कोई भी फैक्टर यहां पर चेंज नहीं कर सकते, इतना शॉर्ट पीरियड है। तो इसे हम कहते हैं यहां पर वेरी शॉर्ट पीरियड। ऐसे केस में सप्लाई फिक्स होती है, ये कीवर्ड याद रखिएगा। वेरी शॉर्ट पीरियड में आप एक भी फैक्टर इंक्रीज नहीं कर सकते, जितनी सप्लाई आपकी है उतनी ही है। आप चाहकर भी सप्लाई एक यूनिट से भी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। जैसे वेजिटेबल्स का मार्केट, फ्लावर का मार्केट, फिश का मार्केट, फ्रूट्स का मार्केट। अचानक से मार्केट में फिश की डिमांड बढ़ गई तो क्या आप अचानक से सप्लाई बढ़ा देंगे? कहां से बढ़ा देंगे? टाइम लगेगा उसमें। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के बीच में बेसिकली मैं कंपैरिजन कर रहा था, मैं जिस डिस्कशन में आगे बढ़ गया था वो ये वाला डिस्कशन है बेटा। शॉर्ट पीरियड जो होता है वो वेरी शॉर्ट पीरियड से थोड़ा सा बड़ा समय होता है, और इतना समय होता है कि सप्लाई कैन बी इंक्रीज, सप्लाई आप इंक्रीज कर सकते हैं अप टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अगर मेरी कैपेसिटी है यहाँ पर क्लासरूम में कि मैं एक क्लासरूम में 50 बच्चों को बैठा सकता हूं, तो मैं मैक्सिमम 50 बच्चों तक ही क्या कर सकता हूं? सप्लाई बढ़ा सकता हूं। उससे ज्यादा अगर मुझे सप्लाई बढ़ानी है तो मुझे नया क्लासरूम तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि समय लगने वाला है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक आप क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। क्लासरूम के एग्जांपल को गोली मारो, दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में लगी हुई है 10 मशीन, हर मशीन जो है वो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकती है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 मेरे पास कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का। लेकिन फिलहाल मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं 800 यूनिट्स। अचानक से अगर डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाती है और मुझे ऑर्डर मिलता है, तो मैं इस 800 यूनिट्स की सप्लाई को बढ़ाकर
1000 यूनिट कर सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। लेकिन मार्केट में डिमांड जबरदस्त रूप से बढ़ी हुई है। लोग जो हैं वो सिर्फ इतने पर नहीं रुक रहे हैं। लोग मुझे 1200, 1300, 1500 यूनिट का ऑर्डर कर दे रहे हैं। क्या मैं शॉर्ट रन में, ये जो शॉर्ट पीरियड है उसमें, वो 1200-1500 यूनिट की सप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते। तो यहां पर लिमिटेशंस होती है सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की। नेक्स्ट, लॉन्ग पीरियड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल, आपकी मर्जी। प्रोडक्शन जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा लो, जितना कम करना है उतना कम कर लो, सप्लाई जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा लो, सप्लाई जितना कम करना है उतना आप कम कर लो। सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज टू एनी एक्सटेंट। वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग पीरियड को प्रोफेसर मार्शल ने सेक्युलर पीरियड के नाम से पुकारा है। नाम याद रखिएगा, पूछा गया है। वेरी लॉन्ग पीरियड को प्रोफेसर मार्शल ने सेक्युलर पीरियड के नाम से पुकारा है। ये इतना बड़ा पीरियड होता है कि इसमें सिर्फ आपकी मर्जी नहीं कि आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, आप सप्लाई बढ़ाना चाहते हो, आप नई कैपेसिटी इंस्टॉल करना चाहते हो, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें भी ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं। इतना लंबा समय है कि टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाए। इतना लंबा समय है कि जो आपके कंज्यूमर्स हैं उनका टेस्ट चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए। इतना लंबा समय है कि पॉपुलेशन में ही चेंजेस आ जाएं। जब हम इतने बड़े टाइम पीरियड के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि जहां पर टेक्नोलॉजी भी चेंज हो सकती है, जहां पर टेस्ट चेंज हो सकता है, जहां पर पॉपुलेशन भी चेंज हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, या फिर इसे हम सेक्युलर पीरियड के नाम से पुकारते हैं। नेचर वाला सवाल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है बेटा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कि नेचर के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। मैं मार्केट में गया, मैंने सामान खरीद लिया, मैंने पैसे दे दिए। मैं मार्केट में गया, मैंने सामान खरीद लिया, मैंने कहा 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा। इसे कहते हैं स्पॉट मार्केट। क्या कहते हैं इसे हम? स्पॉट, ऑन द स्पॉट डीलिंग हो रही है, मैं खरीद रहा हूं, वो बेच रहा है। या मैं मार्केट में गया और मैंने सामने वाले बंदे से वादा किया कि मैं 2 महीने बाद आऊंगा और तुमसे सामान खरीद लूंगा। उसने बोला ठीक है, 2 महीने बाद मैं आपको सामान बेच दूंगा। क्या आज सच में सामान खरीदा गया? क्या आज सच में सामान बेचा गया? नहीं, आज कोई भी सामान नहीं खरीदा गया, आज कोई भी सामान नहीं बेचा गया। फ्यूचर के लिए उसने भी वादा किया और मैंने भी वादा किया। इसे हम कहते हैं बेटा फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट। फ्यूचर मार्केट या फिर फॉरवर्ड मार्केट। कुछ कीवर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। जब मामला यहां पर स्पॉट मार्केट का हो रहा होता है तो स्पॉट मार्केट को हम कैश मार्केट भी कहते हैं। इसमें पेमेंट या तो तुरंत हो जाता है या एक शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। सामान तो हमने खरीद ही लिया है। उधार में भी बिकता है ना बेटा सामान, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज होता है ना। हाँ, तो क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज भी स्पॉट मार्केट में ही आएगा। गलती से मत ये सोच लेना कि क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेस को हम फ्यूचर मार्केट में डाल देंगे, नहीं। क्योंकि सामान खरीदा जा चुका है, सामान बेचा जा चुका है, सिर्फ पेमेंट पेंडिंग है। दोनों पेंडिंग हो, अगर वादा किया जा रहा है बाद में पे करने का, वादा किया जा रहा है बाद में गुड्स डिलीवर करने का, सारी चीजें एक फ्यूचर डेट के ऊपर डाल दी गई हैं कि मैं बाद में तुमसे सामान खरीदूंगा, मैं बाद में तुमसे डिलीवरी लूंगा, मैं बाद में तुमको पैसा पे करूंगा। दोनों के दोनों पार्टीज बाद में परफॉर्म करने वाले हैं। आइदर ऑफ द पार्टीज नॉट परफॉर्म्ड येट। दोनों में से किसी भी पार्टी ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, तो ऐसा ट्रांजैक्शन कहलाता है आपका फ्यूचर ट्रांजैक्शन या फ्यूचर मार्केट, और या इसे फॉरवर्ड मार्केट के नाम से भी हम पुकारते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, एकदम सिंपल सी बात है बेटा। कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, जैसे कि दवाइयों का बाजार। हमारे देश की सरकार लगातार नजर बना के रखी रहती है कि तुम कौन सी दवाई बेच रहे हो, कौन सा नहीं बेच रहे हो। लीकर का मार्केट हो गया। तो कुछ कुछ मार्केट ऐसे होते हैं जो रेगुलेटेड होते हैं, जहां पर देश की सरकार ढेर सारे नियम कानून लगाती है। उसे हम कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट, जिसको स्टैट्यूटरली, मतलब देश की सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा, स्टैट्यूटरी को आप लॉ भी कह सकते हैं, कानून के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। जो अनरेगुलेटेड मार्केट होता है इसे हम फ्री मार्केट कहते हैं, क्योंकि यहां पर देश की सरकार का किसी प्रकार से कोई भी रेगुलेशन काम नहीं कर रहा होता है। खरीदने वाला फ्री है, वो जो कुछ भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। बेचने वाला फ्री है, वो जो कुछ भी बेचना चाहता है वो बेच सकता है। पूछा तो ये भी गया है बेटा आपसे एग्जाम में, जो रेगुलेशंस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किए गए हैं। वॉल्यूम के बेसिस पे एक मार्केट होता है बेटा होलसेल मार्केट, एक होता है रिटेल मार्केट।
होलसेल मार्केट की खासियत ये होती है कि वहां पर सेल बल्क क्वांटिटी में किया जा रहा होता है, लार्ज क्वांटिटीज वहां पर यूज हो रही होती हैं। ये जो मार्केट होता है वो B2B होता है। B2B का मतलब बेचने वाला भी बिजनेसमैन है और खरीदने वाला भी बिजनेसमैन है। एक होलसेलर से एक रिटेलर ने परचेज किया, एक होलसेलर से एक रिटेलर ने परचेज किया। होलसेलर भी क्या है? बिजनेसमैन। रिटेलर भी क्या है? बिजनेसमैन। दोनों में से कोई भी बंदा उसे कंज्यूम नहीं करने वाला है, कंज्यूमर तो है ही नहीं इस ट्रांजेक्शन में। तो जब मामला होलसेल का आता है तो उसे हम B2B ट्रांजेक्शन कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, B2B ट्रांजेक्शन। B2B ट्रांजेक्शन का मतलब है ट्रांजेक्शन बिटवीन ट्रेडर्स। होलसेलर भी क्या है? ट्रेडर है। और रिटेलर भी क्या है? ट्रेडर है। होलसेलर ने क्यों खरीदा था? क्योंकि बेचना है। ट्रेडर भी क्यों खरीद रहा है? क्योंकि बेचना है। अगर तुम बेचने के लिए खरीद रहे हो तो तुम ट्रेडर हो, अगर तुम कंज्यूम करने के लिए खरीद रहे हो तब तुम कंज्यूमर हो। जब हम रिटेल मार्केट का जिक्र कर रहे होते हैं तो रिटेल मार्केट में एक बंदा तो बिजनेसमैन होता है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो कंज्यूमर होता है। इसकी खास बात ये होती है रिटेल मार्केट की कि यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटीज में चीजें सेल की जाती हैं और जो इसमें अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर होता है, सामान उसे बेचा जा रहा होता है। पहले सामान किसे बेचा जा रहा था? रिटेलर को, ट्रेडर को। और अभी सामान किसे बेचा जा रहा है? अल्टीमेट कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर को। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। हालांकि यहां पर कंपटीशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया जाता है वो एक बार देख लेते हैं। कंपटीशन को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहां इस यूनिट में जितना भी कंपटीशन के बारे में जानकारी दी गई है, ज्यादा आपको एग्जाम में टेस्ट नहीं किया जा रहा है। कंपटीशन वाले क्वेश्चंस आपसे टेस्ट किए जा रहे हैं इसी चैप्टर के यूनिट नंबर 3 में। तो जब हम यूनिट नंबर 3 में आएंगे तो ज्यादा डिटेल्स में इनके बारे में हम बातें पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं जो जरूरी है, जो यहाँ दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ा देता हूं। मैं फिर से दोहरा दूं, ज्यादा टेस्ट आपको नहीं किया गया है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। 4 केसेस मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं जब बेचने वाले बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इतने ज्यादा कि आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली लार्ज। खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इतने ज्यादा कि आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइटली लार्ज। बेचने वाले भी इनफाइनाइटली लार्ज हैं, खरीदने वाले भी इनफाइनाइटली लार्ज हैं। और जो चीज खरीदी बेची जा रही है वो आइडेंटिकल है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ, मार्केट ऑफ पोटैटोज इन द इंडिया। चलिए बताइए, हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो पोटैटोज बेच रहे होंगे? काउंट नहीं कर सकते आप। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो पोटैटोज परचेज कर रहे होंगे? आप काउंट नहीं कर सकते। और जो पोटैटोज बेचे जा रहे होते हैं वो ठीक है, माना कि उनकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है, पर मोर और लेस पोटैटोज आर पोटैटोज। उसमें बहुत ज्यादा कोई हम डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। ऐसे मार्केट में जो ये 3 कंडीशन पूरी होती है कि खरीदने वाले कितने हैं? इनफाइनाइट। बेचने वाले भी कितने हैं? इनफाइनाइट। और तुम क्या खरीद क्या बेच रहे हो? आइडेंटिकल गुड्स। तो इसे हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन। देन खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनफाइनाइटली लार्ज नहीं है बहुत सारे, बट नॉट इनफाइनाइटली लार्ज। और प्रोडक्ट जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है प्रोडक्ट एक दूसरे से। जैसे कि हम बिस्किट का मार्केट ले लेते हैं। कितने सारे बेचने वाले लोग हैं, ना जाने कितनी कंपनियां हैं जो पूरे हिंदुस्तान में बिस्किट बेच रही होंगी, और कितनी कंपनियां हैं जो बिस्किट खरीद रही होंगी, सॉरी, कितने सारे लोग हैं जो बिस्किट परचेज कर रहे होंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे बिस्किट आइडेंटिकल होते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है। सब में वही आटा होता है, सब में वही चीनी होता है, सब में वही नमक होता है, सबको बेक किया गया होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्लाइटली उनमें क्या होता है? डिफरेंसेस होता है। इसे हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसे क्या कहते हैं हम? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, बिस्किट से ज्यादा बेहतर एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सेल फोन्स, जो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, एप्पल को अलग कीजिए, एंड्रॉइड के फोन के ऊपर चर्चा कीजिए। बताइए, जो एंड्रॉइड फोन बेचने वाली कंपनीज हैं वो कितनी सारी हैं? बहुत सारी कंपनीज हैं। आप काउंट करना चालू करोगे तो आप गिनते नहीं है उनकी कितनी सारी कंपनीज हैं। नॉट इनफाइनाइटली लार्ज बट सफिशिएंटली लार्ज, ठीक ठाक है। ऐसा भी नहीं कि उंगलियों में गिन सकते हैं आपकी ये 4-5 कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां, अगर वर्ल्ड वाइड आप काउंट कर ले फिलहाल के लिए तो।
और खरीदने वाले कितने लोग हैं? खरीदने वाले तो खैर इनफाइनाइटली लार्ज है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन क्या कर रही है? सेल फोन परचेज कर रही है। तो चलिए, ये 2 कंडीशंस यहाँ पर हो गई। और सेल फोन की खासियत क्या होती है? सब में वही डिस्प्ले लगा हुआ है, सब में वही टच स्क्रीन है, सब में लगभग सब वही ऐप लगा हुआ है। लेकिन फिर भी स्लाइटली डिफरेंट होता है। आप चूज़ करते हैं ना परचेज़ करने से पहले कि मुझे सैमसंग का परचेज़ करना है कि वन प्लस का परचेज़ करना है कि ओप्पो खरीदना है कि वीवो खरीदना है या मोटरोला खरीदना है। चॉइस करते हैं ना आप वहाँ पर। स्लाइटली डिफरेंट। ऐसे केस में हम कहते हैं इसे कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है। मोनोपोली नहीं है, मोनोपोलिस्टिक है। मोनोपोली के बारे में भी सुना ही होगा आप लोगों ने। मोनोपोली क्या होता है? बेचने वाला अकेला एक ही बंदा है, खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, कौन है और दुनिया में जो वैसा प्रोडक्ट आपको बेच रहा है? कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है। अच्छा, गूगल जो सर्च इंजन है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन आजकल आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो एक छत्र राज चलता है वो किसका चलता है? गूगल का। मोनोपोली है। अरे कंप्यूटर सिस्टम हमारा, जो कंप्यूटर सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एमएस, माइक्रोसॉफ्ट, और कोई दूसरा क्या, आईओएस, कितने लोग यूज करते हैं? आजकल तो फिर भी करने लग गए हैं, पर एक जमाना था जब पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही यूज कर रही, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर था ही नहीं। अगर अकेला एक बंदा है बेचने वाला तो मोनोपोली। अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम अलग हैं। सैमसंग बोलता है हम अलग हैं बाकियों से, वन प्लस बोलता है हम बाकियों से अलग है। थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। तो मोनोपोलिस्टिक है। ओलिगोपोली क्या होता है? जहां बेचने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जहां बेचने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप एग्जांपल लेंगे तो ओलिगोपोली का एग्जांपल आएगा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। कितने लोग हैं जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान में? जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, और बताओ बीएसएनएल, और बस 4 लोग हैं। उंगलियों पे गिन सकते हैं। कितने लोग हैं जो हिंदुस्तान में एविएशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? हवाई जहाज, उंगलियों पे गिन सकते हैं आप। तो वेरी स्मॉल फ्यू। खरीदने वाले कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, बेचने वाले बहुत कम होंगे, उंगलियों पर गिना जा सकता है। और जो प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, या कभी कभी तो आइडेंटिकल भी होता है। जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, आप एयरटेल लो, जियो ले लो, क्या ही डिफरेंस है दोनों में? आइडेंटिकल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं। या कभी कभी स्लाइटली डिफरेंट भी होता है। जब हम एविएशन सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, एविएशन सर्विसेज भी क्या स्लाइटली डिफरेंट, लगभग मोर और लेस जो होती है वो आइडेंटिकल होती है। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनमें स्लाइटली डिफरेंट आपको जो है उसमें प्रोडक्ट मिल रहा हो। इसे हम कहते हैं ओलिगोपोली। और मोनोपोली में तो क्या होता है भाई, यहाँ पर एक ही बंदा बेच रहा होता है। खरीदने वाले लोग कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। वहां मैंने कम लिखा हुआ है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो यूनिक है, जैसा हम बेच रहे हैं वैसा कोई और है ही नहीं। 2-4 लोगों के अलावा नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है, मैं ही अकेला हूं जो ऐसा सामान बेच रहा हूं। तो मोनोपोली हो जाती है। ऐसे केस में जब आप प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी होती है इनफाइनाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट? पूरे बाजार में सबके सब पोटैटोज बेच रहे हैं 20 रुपीज पर केजी, मैंने कर दिया 22, कोई ना खरीदेगा मुझसे। जब पूरा का पूरा मार्केट 20 रुपए में बेच रहा है तो मैं 22 रुपए में बेच रहा हूं, कौन बेवकूफ है जो मुझसे आकर खरीदेगा? मैंने प्राइस थोड़ा सा बढ़ाया और डिमांड धम्म से नीचे टोटली कम हो गई। इसे हम कहते हैं इनफाइनाइटली इलास्टिक। थोड़ा सा मैंने एक्शन लिया, इतना ज्यादा रिएक्शन मुझे वहां पर देखने को मिल रहा है। प्राइस में अगर थोड़ा सा कम कर दूं, 20 की जगह 19 कर दूं, तो पूरा मार्केट मेरे पास ही आ जाएगा सामान खरीदने के लिए, और सारा का सारा स्टॉक तुरंत खाली हो जाएगा। प्राइस में थोड़ा सा क्या कम किया, मेरा जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्राइस में थोड़ा सा चेंज करने से डिमांड ड्रास्टिकली बढ़ जा रहा है या ड्रास्टिकली कम हो जा रहा है। इसे हम कहते हैं इनफाइनाइटली इलास्टिक। जब दूसरा केस आप लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन, तो यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी लार्ज होता है, लेकिन बाकी दोनों केसेस में प्राइस इलास्टिसिटी स्मॉल होती है, क्योंकि प्राइस यहां पर कंज्यूमर डिसाइड नहीं करता है। प्राइस यहां पर वो बंदा डिसाइड करता है जो प्रोडक्ट बेच रहा होता है। अरे आपने डिसाइड किया क्या कि जियो कितने रुपए में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? या आपने डिसाइड किया क्या, कंज्यूमर ने डिसाइड किया कि वो एयरलाइंस आपसे कितना फेयर लेंगी? नहीं, वो खुद डिसाइड करते हैं आपस में बैठकर। आप डिसाइड नहीं करते हो, दैट्स वाई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर।
अगर आप मुझे सोचकर बताइए कल के डेट में ये जितना भी हमसे 300 400 500 रुपए रिचार्ज का ले रहे हैं, अगर 500 से बढ़ा के 700 कर दें या 300 से बढ़ा के 400 कर दें, तो आप में से कितने लोग हो जो मोबाइल की सर्विसेज यूज करना बंद कर दोगे? मजबूरी है, वो 300 की जगह 400 लेगा, आप 400 पे करोगे, 400 की जगह 500 लेगा, 500। कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि नहीं यार उतना जरूरी नहीं था मेरे लिए, घर में 4 मोबाइल ऑलरेडी चल रहा है। कुछ लोग होंगे जो क्या कर देंगे, अपना मोबाइल बंद कर देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल तब भी उसे कंज्यूम करना चालू जारी रखेंगे। हाँ, आपके पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता कि जियो वाले ने क्या कर दिया है, रेट कम बढ़ा दिया है लेकिन एयरटेल वाले ने नहीं बढ़ाया, तो आप स्विच कर जाएंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है, ओलिगोपोली में सब लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे होते हैं, आपको मौका ज्यादा नहीं मिल पाता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि यहाँ पर इलास्टिसिटी स्मॉल होती है, प्राइस बढ़ेगा तो जरूर, आपकी तरफ से कोई खास रिएक्शन आ ही नहीं सकता। और मोनोपोली में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, जैसा प्रोडक्ट वो बेच रहा है दुनिया में कोई और बेच ही नहीं रहा है। सब्स्टिट्यूट हो तो तुम डिमांड कम करोगे ना कि भाई तुम प्राइस बढ़ा दोगे, मैं तो तुम्हारा सामान नहीं खरीदूंगा, मैं किसी और का सामान खरीद लूंगा, कोई और सामान है ही नहीं। वहां पर भी डिमांड में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल प्राइस में यहां पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है सर, मार्केट डिसाइड करता है। डिमांड और सप्लाई मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्राइस कितना होगा, ना सेलर डिसाइड करेगा ना बायर डिसाइड करेगा। कौन से कंपटीशन में? परफेक्ट कंपटीशन में। बाकी ओलिगोपोली में और ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा थोड़ा सा कंट्रोल जो होता है वो सेलर के पास होता है, सेलर डिसाइड कर रहा होता है कि क्या प्राइस रखना है। और यहाँ पर तो एक छत्र राज इसका चलता है सर, मोनोपोली में अकेला यही बंदा होता है जो प्राइजेस डिसाइड कर रहा होता है। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? नाम से क्लियर है सर, टोटल रेवेन्यू। अगर मैं एक यूनिट 10 रुपए का बेच रहा हूं, लो सर, एक यूनिट मैंने 10 रुपए का बेच दिया और ऐसे मैंने 1000 यूनिट बेच दिए, तो टोटल कितना पैसा आ गया मेरे पास? 10,000। इसे ही क्या कहा जाता है? टोटल रेवेन्यू। एकदम सिंपल सी बात है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना, याद होगा भी बेटा आप लोगों को, क्लास 11th वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। टोटल रेवेन्यू ऐसी कोई भारी चीज तो है नहीं कि हमको याद ना रहे। याद अभी ये करना है कि टोटल रेवेन्यू का जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक लीनियर डायग्राम बनता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये होता है अपवर्ड स्लोपिंग। भाई जैसे जैसे तुम ज्यादा से ज्यादा सामान बेचते जाओगे, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते जाओगे। तुमने कम क्वांटिटी बेची तो कम रेवेन्यू जनरेट हुआ, तुमने ज्यादा क्वांटिटी बेची तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, और ज्यादा क्वांटिटी बेची तो और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ। एकदम सिंपल सी बात है। जब यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन है कि जैसे जैसे मैं ज्यादा यूनिट बेचता जा रहा हूं वैसे वैसे मेरे को ज्यादा टोटल रेवेन्यू जनरेट होती जा रही है, तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो अपवर्ड स्लोपिंग ही तो बनेगा ना। और वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। क्यों ओरिजिन से स्टार्ट होता है? तुम ना बेचो भाई एक भी सामान, तुम 0 यूनिट सेल करोगे, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। याद रखिएगा सर, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन बनता है। बेसिकली ये बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। जब प्राइस कांस्टेंट होता है, ये बातें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं वो किसके लिए लिखी हैं? जब प्राइस आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आगे चल के थोड़ी सी डिफरेंसेस आने वाले हैं, मैं बता दूंगा आपको। चलिए सर, ये तो हो गया आपका कौन सा रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू उससे भी आसान है। टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दीजिए सर प्राइस से, सॉरी क्वांटिटी से। जितनी भी आपकी टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रही है उस टोटल रेवेन्यू को आप किससे डिवाइड कर दीजिए? क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मेरा टोटल रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा था, कहाँ गया मेरा एग्जांपल? मिटा दिया क्या मैंने? वापस लिख देते हैं। टोटल रेवेन्यू मेरा जनरेट हो रहा था 10,000 रुपए का, और इस 10,000 की टोटल रेवेन्यू को जनरेट करने में कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ी थी मुझे? मुझे 1000 यूनिट बेचना पड़ा था। तो क्या आ गया? 10। बेसिकली ये जो एवरेज रेवेन्यू होता है ये प्राइस के ही बराबर होता है। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है। कैसे प्राइस के बराबर होता है सर? टोटल रेवेन्यू का क्या मतलब है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी और क्वांटिटी कैंसिल हो गया, प्राइस के बराबर आ गया। मैंने यहाँ पर भी तो यही एग्जांपल लिया था कि प्राइस 10 रुपए का और क्वांटिटी 1,000, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 10,000। आप यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका प्राइस और ये भी रहा आपका एवरेज रेवेन्यू। तो जो प्राइस है और एवरेज रेवेन्यू है वो क्या है? यहाँ पर बराबर है। अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, जितना भी कॉन्सेप्ट में अभी आपको यहाँ बता रहा हूं वहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि
प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तुम कम बेचो, तुम ज्यादा बेचो और ज्यादा बेचो, प्राइस उतने का उतना ही रहेगा, ये मानकर चल रहे हैं। आगे जब ये अजम्पशन चेंज होगा तो थोड़ी सी बातें वहां पर चेंज हो जाती हैं। तो ये हो गया सर एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला। एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ इस प्रकार से वहां पर बनाकर आपको दिखाया गया है कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो, अब ग्राफ यहां पर दूसरा लग गया है। एक मिनट सर, फिलहाल के लिए ये वाले हिस्से को थोड़ा टाइम के लिए भूल जाइए। जिस तरीके से यहाँ मैंने डिफाइन किया है जल्दी जल्दी में ना, मैंने ये पॉइंट, फिलहाल के लिए ये वाले हिस्से को यहाँ भूल जाइए। अगर प्राइस लगातार चेंज होता रहता है, अगर प्राइस लगातार चेंज होता रहता है तो होता क्या है, अगर तुम ज्यादा सामान बेचना चाहते हो, अगर तुम ज्यादा सामान बेचना चाहते हो तो तुम्हें प्राइस कम करना पड़ेगा। और प्राइस कम करना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि एवरेज रेवेन्यू शुरुआत में तो ज्यादा रहेगा, लेकिन बाद में एवरेज रेवेन्यू क्या होता जाएगा, लगातार कम होता जाएगा। तो याद रखिएगा सर, यहाँ पर ये बात अगर याद रखेंगे तो सब याद करने में आसानी होगी आपको। एवरेज रेवेन्यू को जब ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है तो एवरेज रेवेन्यू कर्व इज नथिंग बट डिमांड कर्व। एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व एक ही होता है, तो जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ना, डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व होता है वही अब इस चैप्टर में एवरेज रेवेन्यू के नाम से पुकारा जाता है। फिर से दोहरा दूं सर, जो डिमांड कर्व होता है वही किसके नाम से पुकारा जाता है, एवरेज रेवेन्यू के नाम से पुकारा जाता है। अब मुझे बताइए डिमांड कर्व क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होती है। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि प्रोफेसर मार्शल का ये कहना है कि तुम ज्यादा क्वांटिटी तभी बेच पाओगे, या कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी तभी परचेज करेगा जब उसे सस्ते दाम पर मिलेगा। मतलब अगर तुम सेल की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा हो, तो तुम्हें प्राइस कम करना पड़ेगा। डिमांड ज्यादा चाहते हो तो प्राइस कम करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है। और चूंकि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और हम कह रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है और एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो आपस में बराबर है यहाँ पर, तो एवरेज रेवेन्यू कर्व भी यहाँ पर क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है सर ये वाला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, टोटल, जैसे मुझे निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 10th यूनिट, तो मैं निकालूंगा टोटल रेवेन्यू ऑफ 10th यूनिट्स और टोटल रेवेन्यू ऑफ 9 यूनिट्स, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। या कभी कभी आप ये वाला फॉर्मूला भी यहां पर लगा सकते हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों लगाना पड़ता है बेटा, ये दूसरा वाला, जरूरी नहीं है ना कि आपको 10 यूनिट्स और 9 यूनिट्स का ही टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन में दिया गया हो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो जाएगा कि टोटल रेवेन्यू आपको दिया गया है 10 यूनिट्स का और आपको टोटल रेवेन्यू दिया गया है यहाँ पर 7 यूनिट्स का। तो यहां पर तो गैप जो है वो 3 यूनिट्स का हो गया ना। गैप कितने यूनिट्स का होना चाहिए, 1 यूनिट का। एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। और यहां पर क्या हो जा रहा है, एक एक्स्ट्रा यूनिट नहीं हो रहा है, 3 एक्स्ट्रा यूनिट सेल किए गए हैं, दैट्स व्हाई एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुई है, वो नहीं कहलाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। अगर यहां पर 3 यूनिट का गैप है तो गैप निकालिए, गैप निकालिए इसके बीच में, लेकिन ध्यान रखिए कि ये जो गैप है वो 3 यूनिट का है, इसलिए आपको 3 से यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही काम हम यहां पर कर रहे हैं, चेंज इन टोटल रेवेन्यू और उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी से। चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है यहां पर ये कैसे निकाला हम लोगों ने, 10 - 7, 10 - 7 करके इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी, ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा हुआ है। आइए सर, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं जो आपके एग्जाम का ही है, क्योंकि ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन यहां पर रख देता हूं जो मैं आपको यहां पर सॉल्व करवा देता हूं। देखिए सर यहां पर कि मामला आखिर है क्या। व्हेन प्राइस इज रुपीज 20, क्वांटिटी डिमांडेड इज
10 यूनिट्स, प्राइस क्वांटिटी। प्राइस जब 20 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 था। फिर बोल रहा है प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 5%। 20 का 5% मतलब 1 रुपए। नया प्राइस है 19 रुपए का। देन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो नया क्वांटिटी हो गया है 11, क्योंकि प्राइस हमने कम किया तो क्वांटिटी यहां पर बढ़ गई, वो भी 10% से। 10 में उसका 10% जोड़ देंगे तो वो 11 हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यहां पर निकालना होगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। निकालिए, पहले आप निकालिए यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, क्योंकि टोटल रेवेन्यू तो निकाला ही नहीं हम लोगों ने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 200। ये तो पहले का टोटल रेवेन्यू हो गया। फिर आप 19 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 209। एक्चुअली आपको 209 में से माइनस करना है 200। ये है बेटा आपका चेंज इन टोटल रेवेन्यू, और इसे आपको डिवाइड करना है चेंज इन टोटल क्वांटिटी, दैट इज 11 माइनस 10। न्यूमरेटर में जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 है, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। फाइनल जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर ₹9। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो, बार बार, 1000 बार यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब दो मामले यहां पर कवर कर रहे हैं बेटा हम लोग। एक मामला कवर कर रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन का, और एक मामला हम यहां पर कवर कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन की खासियत यह होती है कि वहां पर प्राइस कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्राइस खरीदने वाला या बेचने वाला व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है। प्राइस जो है वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, डिमांड डिसाइड करता है और सप्लाई डिसाइड करता है। इसलिए मार्केट ने जो प्राइस डिसाइड कर दिया है, हर इंडिविजुअल फर्म को वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो ना खरीदने वाला ना बेचने वाला चाहकर भी प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब मामला इम्परफेक्ट कंपटीशन का होता है तो यहां पर जो बेचने वाला होता है उसकी थोड़ी सी मर्जी चल रही होती है। वो ज्यादा सामान बेचने के लालच में, प्राइस को क्या कर सकता है? काम कर सकता है। हालांकि परफेक्ट कंपटीशन कहीं पाया नहीं जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। परफेक्ट कंपटीशन एक आइडल सिनेरियो है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। रियल लाइफ में कहीं नहीं पाया जाता है। तो रियल लाइफ में कैसा सिनेरियो पाया जाता है बेटा? इम्परफेक्ट कंपटीशन ही पाया जाता है। मैंने पोटैटोस का भी एग्जांपल लिया तो मैंने ये कहा कि सारे पोटैटोस आइडेंटिकल हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पोटैटो की भी कई वैरायटीज आती हैं, अलग अलग क्वालिटीज आती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन आ ही जाता है। दैट्स वाई जो हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं, वो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। रियल लाइफ में इस प्रकार का कोई भी सिनेरियो एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकली ही सही अगर हम यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जिक्र करें तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहां पर जो प्राइस है वो कांस्टेंट होता है। मतलब आपको 1 यूनिट बेचना हो या 10 यूनिट बेचना हो, आपका प्राइस तय है। 10 रुपए मतलब 10 रुपए, देखा है यहाँ पर। लेकिन जब इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है तो जो सेलर होता है वो लालच में आकर ज्यादा बेचने के लिए वो प्राइस कम करता जाता है। जैसे तुमको जितने ज्यादा यूनिट बेचने हैं तुमको प्राइस उतना कम करना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे यूनिट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हमने इस एग्जांपल में प्राइस को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। और अब हम अल्टीमेटली यहां पर ये 3 फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं टोटल रेवेन्यू, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज रेवेन्यू, और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एक बात समझिए, जो प्राइस होता है और जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो हमेशा बराबर होता है। पहले तो टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। ये जो यूनिट लिखा हुआ है ये क्वांटिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करते जाइए तो क्या निकलता जाएगा? टोटल रेवेन्यू। क्योंकि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हमने प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल गया टोटल रेवेन्यू। अब आपको निकालना है एवरेज रेवेन्यू, तो आपको टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी से। तो वापस जैसे टोटल रेवेन्यू को आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, आप ये देखेंगे कि यहां पर ये दोनों एग्जैक्टली बराबर आ रहे हैं। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू हमेशा क्या आता है बेटा? बराबर आता है, हमेशा।
हमेशा हमेशा हमेशा, मैंने वहां इसलिए काट दिया क्योंकि वहां पर समझाने में जरा मुश्किल हो रही थी, अब यहाँ पर समझा रहा हूं मैं आपको। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। जब मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है तो आपको यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा। फॉर द वेरी फर्स्ट यूनिट ये आएगा 10, फॉर द सेकंड यूनिट आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा 18 माइनस 10। तीसरे यूनिट के लिए आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला भी पढ़ रहे थे ना। अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है फॉर फिफ्थ यूनिट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू ऑफ 5 यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 4 यूनिट्स। कितना है टोटल रेवेन्यू ऑफ 5 यूनिट्स, 30। कितना है टोटल रेवेन्यू ऑफ 4 यूनिट्स, 28। मुझे 30 में से माइनस करना है 28, तो बताइए गैप कितने का आएगा, 2। वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में। आइए मैं बस आपको एक ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये है कि हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो होता है वो वेरिएबल होता है, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। प्राइस लगातार चेंज होता जा रहा है, ज्यादा यूनिट बेचने के लिए प्राइस हम लगातार कम करते जा रहे हैं। टोटल रेवेन्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। एवरेज रेवेन्यू की खासियत ये है कि वो प्राइस के बराबर ही है। जब प्राइस लगातार कम होते जा रहा है तो एवरेज रेवेन्यू भी यहाँ पर लगातार कम होता जा रहा है, और मार्जिनल रेवेन्यू भी यहाँ लगातार कम होती जा रही है। कम होते होते मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू तो नेगेटिव भी हो गया है, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर नेगेटिव भी हो गया। तो मार्जिनल रेवेन्यू की खासियत यह होती है कि वो शुरुआत से अंत तक लगातार रिड्यूस होता जाता है। शुरुआत में वो पॉजिटिव रहता है, फिर वो 0 हो जाता है, फिर इवन वो नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन एवरेज रेवेन्यू भी लगातार कम हो रहा है, लेकिन कभी भी एवरेज रेवेन्यू 0 नहीं हो सकता, कभी भी एवरेज रेवेन्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। मैं नीचे आपको ये सारी बातें लिख कर रखा हूं, मैं दिखाऊंगा भी अभी आपको यहाँ पर। और जहां तक बात है टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू भी कभी 0 नहीं हो सकता, कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अब क्या हो अगर परफेक्ट कंपटीशन आ जाए। परफेक्ट कंपटीशन गजब का कंपटीशन होता है, सारा प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है। तुमको 1 बेचना है, तुमको 5 बेचना है, तुमको 10 बेचना है, तुमको 10 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर करके, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30। लेकिन प्राइस और एवरेज रेवेन्यू हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू आपस में बराबर होता है। तो अगर प्राइस 10-10 रुपए का है तो एवरेज रेवेन्यू भी कितने का होगा, 10-10 रुपए का होगा। और गजब की बात यह है कि यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू भी एग्जैक्टली सेम आने वाला है। आप चाहें तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू भी यहाँ पर जो प्राइस है और जो एवरेज रेवेन्यू है उसी के बराबर आ रहा है। आप ये 10 रुपए एज इट इज लिखेंगे, इन दोनों का गैप निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का गैप निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे। जितना गैप निकालना निकाल लो, सब 10 रुपए का ही आने वाला है। क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन है, गजब का कंपटीशन होता है, जहां पर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब आपस में बराबर होते हैं और होते हैं कांस्टेंट। सब आपस में बराबर होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो या ना हो, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तो आपस में बराबर होता ही है। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू आपस में बराबर होता ही है। चलिए, जितना जरूरी था उतना मैंने यहां पर आपको बता दिया। और अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। द मोमेंट आप सबसे पहला यूनिट मैन्युफैक्चर करते हो, प्रोड्यूस करते हो, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में बराबर होता है। इवन वो टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टोटल रेवेन्यू। यहां भी आपको 10 नजर आ रहा होगा, यहां पर भी आपको 10 नजर आ रहा है, 10 10। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू सब बराबर होता है। मैं ये वाले केस के लिए बता रहा हूं। देखो तो बेटा, क्या तीनों आपस में बराबर है। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, एवरेज रेवेन्यू भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन टोटल रेवेन्यू यहां पर इंक्रीज होने लग जाता है। आप देखिए जरा, यहां पर जैसे ही हम लोगों ने यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करने स्टार्ट किए, हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, लेकिन टोटल रेवेन्यू यहां पर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। एटलीस्ट इनिशियली यहां तक तो क्या हो रहा है, हमारा टोटल रेवेन्यू
इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि आप ग्राफ में भी क्या कर सकते हैं, यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू दोनों कम हो रहा है, लेकिन ज्यादा तेजी से कौन कम हो रहा है? ज्यादा तेजी से कम हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू की रफ्तार ज्यादा है, गिर दोनों रहे हैं, कम दोनों हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा तेजी से कौन कम हो रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये देखिए, कम तो ये भी हुआ है, कम तो ये भी हुआ है, ज्यादा कम कौन हुआ है? मार्जिनल रेवेन्यू। कम तो ये भी हो रहा है, कम तो ये भी हो रहा है, ज्यादा कम कौन हो रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू दोनों कम हो रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू कम होते होते जीरो हो जाता है और कम होकर नेगेटिव हो जाता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू, मजाल इसकी कि ये एक्स एक्सेस को टच कर जाए, क्योंकि द मोमेंट वो एक्स एक्सेस को टच करेगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। जब जीरो नहीं हो सकती तो नेगेटिव तो दूर की बात है, नेगेटिव उसकी वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती। अब अगर हम बात करें यहां पर टोटल रेवेन्यू का, तो टोटल रेवेन्यू यहां से यहां तक ना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। टोटल रेवेन्यू तब तक बढ़ता रहता है, टोटल रेवेन्यू तब तक बढ़ता रहता है जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव बना हुआ रहता है। जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, भले ही कम होता जा रहा है, लेकिन जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तब तक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता रहता है। द मोमेंट मार्जिनल रेवेन्यू हो जाता है जीरो, आपका टोटल रेवेन्यू हो जाता है मैक्सिमम। इसके बाद जब मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो जाता है तो टोटल रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घटने लग जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से यहां तक मुझे बताइए टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? जब तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव बना हुआ था, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू जीरो तक नहीं पहुंच गया था, तब तक आप मुझे बताइए टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट एट डिमिनिशिंग रेट, बट एट डिमिनिशिंग रेट। अब ये जो बट एट डिमिनिशिंग रेट में बोल रहा हूं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने की रफ्तार लगातार कम हो रही है। मैं हमेशा गाड़ी से इसके इस एग्जांपल को समझाने की कोशिश करता हूँ, गाड़ी की स्पीड से, कि हम यहाँ से किसी दूसरी सिटी की तरफ जा रहे हैं, लगातार हम जा रहे हैं, पहले 80 की स्पीड से जा रहे हैं, तो क्या हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? यस। मैंने स्पीड कम कर दी, 70 की स्पीड कर दी मैंने गाड़ी की, तब भी तो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना। हमारे द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैं स्पीड 70 से घटा के 60 कर दूं, 60 से घटा के 50 कर दूं, 50 से घटाकर मैं 40 कर दूं, स्पीड में कम करता जा रहा हूं, बावजूद इसके जो कवर किया गया डिस्टेंस है वो लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार, उसके बढ़ने की रफ्तार लगातार क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है। उसकी बढ़ने की रफ्तार कम होते होते एक ऐसा मोमेंट आता है कि उसकी रफ्तार यहां पर जीरो हो जाती है। और उसके बाद अगर गाड़ी की बात करूं तो हम रिवर्स गियर लगा लेते हैं, उल्टा चलना चालू कर देते हैं। अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो वो भी उल्टा चलना स्टार्ट कर देता है, उसकी वैल्यू अब बढ़ने के बजाय कम होने लग जाती है। उसके पीछे रीजन जिम्मेदार है कि मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो गया है, मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव हो गया है। यही सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दी हैं, जो आप लोगों को एक बार रीड करनी है। खुद से भी रीड करेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वो सारी बातें जो यहाँ लिखी गई हैं मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इतना था कि जब ये जीरो रहेगा तब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है। बहुत बार पूछा गया है आपसे कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम कब होता है? बोलना टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम तब होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, जब मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्या हो अगर प्राइस कांस्टेंट हो? प्राइस कांस्टेंट है तो मैं जितना भी यूनिट बेचना चाहूं, मैं 1 यूनिट बेचना चाहूंगा तो भी 10 रुपए में, फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए है। मैं दूसरा यूनिट बेचना चाहूंगा तो भी 10 रुपए में, मैं तीसरा यूनिट बेचना चाहूंगा तो भी 10 रुपए में, कितना भी यूनिट बेचना चाहूं 10 रुपए में। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइस कांस्टेंट है, खासकर ऐसा तब होता है जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो वैसे केस में जो प्राइस है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ऐसे केस में आप क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे केस में
सारी चीजें आपस में बराबर होती हैं, क्या एवरेज रेवेन्यू, क्या मार्जिनल रेवेन्यू, क्या प्राइस, सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यही एवरेज रेवेन्यू कर्व है, यही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, यही प्राइस लाइन है, इसी को हम बोलते हैं डिमांड कर्व, जो है वो यही है। With every increase in the units sold, total revenue will increase. Total revenue अकेला एक ऐसा आइटम है जो लगातार बढ़ता जाएगा। Total revenue एक अकेला ऐसा आइटम है जो लगातार बढ़ता जाएगा। Average revenue and marginal revenue remains unchanged. तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रखिएगा, कब? जब प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगेन हम यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ना जाने कितनी बार, ना जाने कितनी 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 बार आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। रट लो बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पर कि क्या फॉर्मूला होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस 1 डिवाइड बाय ई। ई यहाँ पर इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमको कैसे पता चलेगा सर? दिया रहेगा बेटा एग्जाम में, इलास्टिसिटी कितना है ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। चलिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां से कुछ कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन भी याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? अगर इलास्टिसिटी 1 है तो क्या होगा, पुट करके देखो बेटा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो गया मतलब सब जीरो हो गया, तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होती है। याद रखना, अगर इलास्टिसिटी 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, और मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। हम ऐसे याद रखते हैं। एक बार पूछा गया एग्जाम में, इलास्टिसिटी 1 है, सिर्फ ये जानकारी दी हुई है। तो इलास्टिसिटी अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, और मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, इसका मतलब ये है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो मैक्सिमम है। तो ये लिंक आपस में ध्यान रखिएगा, रट के रखना है आपको। नेक्स्ट, क्या हो अगर इलास्टिसिटी 1 से बड़ा हो जाए? इलास्टिसिटी अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी मतलब मार्जिनल रेवेन्यू भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या हो अगर इलास्टिसिटी 1 से कम हो जाए? इलास्टिसिटी अगर 1 से कम हो जाएगा तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, और ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या आ जाएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा। द ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। वो ग्राफ का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। वो ग्राफ क्या शो कर रहा है पड़ोस में, वो ग्राफ का मतलब नहीं बेटा, जितना मैंने यहाँ बताया उतने से आपका काम चल जाएगा। बिहेवियर प्रिंसिपल, छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर और रह गया बेटा, ये भी हम कवर कर लेते हैं। 1 घंटे का लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेक्चर और जाने दीजिए, ठीक है। ये चैप्टर, क्योंकि अगला चैप्टर एकदम, अगला यूनिट एकदम छोटा सा यूनिट है, वो भी मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और तीसरा यूनिट भी मैं अभी आज ही आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। दोनों तीनों यूनिट में आज ही प्रोवाइड कर दूंगा। ये छोटा सा ही मामला है, कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अ प्रोड्यूसर शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट रिकवर्ड। एक्चुअली क्या होता है, जब कभी भी आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे होते हैं, तो आप ये प्रोडक्शन के काम में जो खर्चे आ रहे होते हैं, जो कॉस्ट आपको आ रहा होता है, वो कॉस्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। मान लेते हैं कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है 50,000 रुपए का, जिसमें से बिल्डिंग का रेंट का खर्चा है, 2-3 वर्कर आपने लगा के रखे हैं, एम्प्लॉय आपने लगा के रखे हुए हैं, एम्प्लॉय का खर्चा है, इस प्रकार से फिक्स्ड कॉस्ट आपका 50,000 रुपए का आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट की खासियत ये होती है बेटा, उसको हमेशा टोटल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कि आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपए का आ रहा है, 1 महीने का, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का।
वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है फॉर एग्जांपल ₹10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है ₹10 पर यूनिट। अचानक से मार्केट में मंदी का दौर आ गया है, रिसेशन आ गया है, और आपको मालूम है कि ये परमानेंट नहीं है, कुछ समय तक ये ऐसा चलने वाला है, बाद में मार्केट रिवाइव हो जाएगा। पर अभी मंदी का दौर आ गया, लोग सामान नहीं खरीदना चाह रहे हैं, हमारा हमारा क्या, किसी का सामान नहीं खरीदना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे फिर सामान बेचने के लिए? प्राइस कम करना पड़ेगा। तो प्राइस हम कितना कम करें? फॉर एग्जाम्पल हम बना रहे हैं 10,000 यूनिट, हम बना रहे हैं 10,000 यूनिट्स। तो भाई एक तो ये मेरा 50,000 का खर्चा है, इसको अगर मैं 10,000 से डिवाइड करूं तो हर एक यूनिट का फिक्स्ड कॉस्ट कितने का आ रहा है? 5 रुपए का। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक यूनिट बनाओगे 10, एक भी यूनिट नहीं बनाओगे तब भी 50,000 का खर्चा आएगा ही आएगा, इसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब तुम एक यूनिट बनाओगे तो भी 50,000 का खर्चा, तुम 10 यूनिट बनाओगे तो भी 50,000 का खर्चा, तुम 10,000 यूनिट बनाओगे तो भी 50,000 का खर्चा। वो खर्चा बढ़ने घटने वाला नहीं है, वो फिक्स्ड है। इवन इफ आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी जो खर्चा आने वाला है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? बनाओगे तो आएगा, नहीं बनाओगे तो नहीं आएगा। एक यूनिट बनाओगे तो 10 रुपए का खर्चा आएगा, 2 यूनिट बनाओगे तो 20 रुपए का खर्चा आएगा, 3 यूनिट बनाओगे तो 30 रुपए का खर्चा आएगा, 1000 यूनिट बनाओगे तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिलहाल हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 10,000, तो अकॉर्डिंगली खर्चा आया होगा। तो अगर 50,000 का खर्चा हमको फिक्स नेचर का आता है, उसको 10,000 से डिवाइड कर दें तो एक यूनिट का खर्चा कितना हो गया? 5 रुपए। सिर्फ ये खर्चा नहीं है, ये तो 5 रुपए का खर्चा है ही हमारा, प्लस 10 रुपए का खर्चा और आया होगा, टोटल खर्चा कितना हो गया? 15 रुपए का। एक सामान्य बिजनेसमैन जिसको उतनी ज्यादा समझ नहीं है इकोनॉमिक्स की, वो ये सोचता है कि यार मेरे को तो बनाने का खर्चा ही 15 रुपए आ रहा है, मुझे तो बनाने का खर्चा ही 15 रुपए का आ रहा है, 15 रुपए से कम पर मैं नहीं बेचूंगा। अगर 15 रुपए से कम पर मुझे बेचना पड़ गया फिर तो मुझे नुकसान होगा। 13 रुपए में अगर मुझे बेचना पड़ गया तो मुझे नुकसान होगा, मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगा। आप सोच के देखो बेटा, मार्केट में आपके प्रोडक्ट का प्राइस प्रिवेल कर रहा है 13 रुपीज। आपने दिमाग लगाया कि यार मेरा तो बनाने का कॉस्ट 15 रुपए का आ रहा है और मार्केट में लोग इसको सिर्फ 13 रुपए में खरीदने को तैयार हो रहे हैं, मैं ना बेचूंगा, बेचूंगा तो 2-2 रुपए का नुकसान होगा। चलिए एक बार काउंट करते हैं, 2-2 रुपए का नुकसान आपको हो भी गया। एक यूनिट में अगर आपको 2 रुपए का नुकसान हो रहा है तो 10,000 यूनिट में आपको कितने का नुकसान होगा? 20,000 का। यही नुकसान आप बचाना चाहते हैं प्रोडक्शन बंद करके? मैं कहता हूं कर दो, चलो कर दो प्रोडक्शन बंद। प्रोडक्शन बंद कर दोगे तो वेरिएबल नेचर का खर्चा तो आएगा नहीं, लेकिन व्हाट अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सपेंडिचर? तुम प्रोडक्शन हमेशा के लिए तो बंद कर नहीं रहे हो कि तुम बिल्डिंग का रेंट छोड़कर चले जाओगे, बिल्डिंग जिस बिल्डिंग को तुमने रेंट पर लिया है वो बिल्डिंग छोड़कर चले जाओगे, तो जो तुम्हारे परमानेंट इंप्लॉई हैं उन इंप्लॉई को तुम जॉब से निकाल दोगे, ऐसा तो तुम करोगे नहीं। क्योंकि ये जो रिसेशन है वो टेम्पररी है, 2-3 महीने के लिए, फिर से मार्केट में बाहर आएगी, फिर से कंज्यूमर आएंगे, फिर से लोग सामान खरीदने के लिए आपके पास आएंगे ही। मतलब वो 2-3 महीने तक तुम रेंट पे करोगे ही, तुम इंप्लॉइज को मेंटेन करोगे ही, तुम्हारा 50,000 का खर्चा आएगा ही। तुमने अगर बिजनेस बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया 3 महीने के लिए, तो हर महीने तुम्हारा खर्चा कितना का आने वाला है? 50,000 रुपए का। और रेवेन्यू कितने की होने वाली है? 0। तो तुम्हारा लॉस कितने का होने वाला है? 50,000 रुपए का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। बिजनेस अगर आप बंद कर देंगे तो ज्यादा नुकसान होगा, हर महीने नुकसान होगा आपका 50,000 रुपए का। लेकिन अगर आप बिजनेस चलाते रहेंगे तो आपको नुकसान होगा सिर्फ कितने का? 20,000 रुपए का। दैट्स वाई बिजनेसमैन ऐसे डिसीजन नहीं लेता बिजनेस बंद करने का। एक्चुअली जब तक आपके वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहे हैं, कितने का वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है? 10 रुपए का। इसको बोलते हैं बेटा संक कॉस्ट। ये जो 50,000 रुपए का कॉस्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। जो खर्चा आपने कर दिया है, जिसे आप चाहकर भी रिकवर नहीं कर सकते, आप 3 महीने के लिए बिजनेस बंद नहीं कर सकते, वो खर्चा आके रहेगा, उस खर्चों से हाथ आप पीछे नहीं खींच सकते, उसे कहते हैं संक कॉस्ट। डिसीजन में संक मतलब जो कॉस्ट, जो पैसा डूब गया आपका, जो पैसा डूब गया बिजनेस में, डिसीजन लेते समय उस पैसे के बारे में विचार नहीं किया जाता है, ये कॉस्ट संक कॉस्ट है। तो एक प्रूडेंट बिजनेसमैन जब कभी भी डिसीजन ले रहा होता है वो ऐसे संक कॉस्ट के बारे में विचार नहीं करता है, वो हमेशा भविष्य की ओर देखता है।
कि अगर मैं भविष्य में कितना खर्चा मुझे करना पड़ रहा है और कितना पैसा मेरे पास आ रहा है। मुझे बताइए, ये पैसा तो डूबना ही है, 50,000 तो जाना ही है, इसके बारे में विचार मत कीजिए। मुझे बताइए, एक यूनिट बनाने का खर्चा कितना आ रहा है? 10 रुपए। आपकी जेब से एक्स्ट्रा जाने वाला है 10 रुपए, और आपकी जेब में एक्स्ट्रा कितना आने वाला है? 13 रुपए। अभी भी 3 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके पास, अभी भी 3 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं। यही 3 रुपए 10,000 यूनिट का 30,000 रुपए आपका बचा रहा था। 50,000 के नुकसान को घटा के कितना कर रहा था आपका? 20,000। तो एक प्रूडेंट बिजनेसमैन को तब तक बिजनेस बंद करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक उसके वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहे हैं। उसको बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, उसे फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो तुम वैसे भी रिकवर नहीं कर पाओगे अगर तुमने बिजनेस बंद कर दिया तब भी। अगेन मैं बार बार दोहरा रहा हूं, मामला यहां पर शॉर्ट रन का हो रहा है। अगर तुमको दिख रहा है भविष्य कि लॉन्ग रन में हर साल, साल दर साल, सालों साल नुकसान ही होने वाला है, फिर तो ऑब्वियस सी बात है तुम बिजनेस बंद करके निकल लो। लेकिन मामला टेम्पररी है, मामला यहां पर टेम्पररी है, तुम इस कॉस्ट को बंद नहीं कर सकते। अगर तुमको लगता है कि लंबे समय तक प्रॉफिट ही नहीं होने वाला, फिर तो बिजनेस बंद करो। फिर किराया भी देने की क्या जरूरत है? सारे इंप्लॉइज को भी निकालो जॉब से, उनको भी रखने की क्या जरूरत है? इस कॉस्ट को क्या कर लो, तुम जीरो कर लो, तब मामला अलग है। अभी मामला यहां पर चल रहा है टेम्पररी। क्या मामला चल रहा है? टेम्पररी शटडाउन। कुछ दिनों के लिए बिजनेस बंद करना है। तो कब तक बिजनेस बंद करने का डिसीजन आपको नहीं लेना है? जब तक वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट की रिकवरी का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है तब तक आपको क्या करना होगा? बिजनेस चालू रखना होगा। आइए सर, मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि क्या मामला लिखा हुआ है। बिहेवियरल प्रिंसिपल, कैसे बिहेव करना है आपको जब आप शट डाउन का डिसीजन ले रहे हो शॉर्ट रन में। शट डाउन का डिसीजन ले रहे हैं शॉर्ट रन में, तो कैसे बिहेव करना है आपको? अ प्रोड्यूसर शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल। अगर तुम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, समझ में आ गया बेटा? फिक्स कॉस्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तुम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो बंद कर दो भाई तुम फिर। लेकिन जब तक वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, जब तक 10 रुपए रिकवर हो रहे हैं, जब तक मार्केट में प्राइस 13 से घट के 12 हो गया तो मैं जारी रखूंगा बिजनेस। 12 से घट के 11 हो गया तब भी मैं जारी रखूंगा। अरे 10 रुपए हो गया, वेरिएबल कॉस्ट तो आ रहा है ना, तो भी बिजनेस में जारी रखूंगा। 10 रुपए से भी कम हो गया, अब तो तुमको बिजनेस बंद ही कर देना चाहिए। मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं। अगर 9 रुपए हो गए, 9 रुपए में बिक रहा है मार्केट में, तो भाई तुम 10,000 यूनिट बेचोगे और वो भी 9 रुपए में बेचोगे, तो तुम्हारी कॉस्ट आ रही थी कितने रुपए की? 15 रुपए की। मैंने एग्जांपल लिया था ऊपर, अभी भी लिखा हुआ है। 15 रुपए का तुमको कॉस्ट आ रहा था, तुम 9 रुपए में बेच रहे हो, तुमको 6 रुपए का नुकसान हो रहा है। 6 रुपए को तुम 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको कितने का नुकसान हो रहा है? 60,000 रुपए। बिजनेस चलाने से 60,000, बिजनेस बंद कर दोगे ना भाई तो 50,000 का ही नुकसान होगा। बिजनेस बंद कर दोगे तो रेंट पे करना पड़ेगा, इंप्लॉय को पे करना पड़ेगा, उतना ही खर्चा आएगा ना, तुम्हारा 50,000 ही खर्चा होगा ना। अब बंद कर दो बिजनेस। अब जब तुम वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, बट जब तक तुम वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हो तब तक तुम्हें शटडाउन करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। यहां पर मैंने कंप्लीट पूरा मैकेनिज्म आप लोगों के लिए बना कर दिया हुआ है, आप खुद से पढ़िएगा। प्राइस मार्केट में लगातार कम होता जा रहा है बेटा। पहले हम 12 रुपए का बेचते थे, फिर 11 का बिकना चालू हो गया, फिर 10 का, फिर 9 का। लगातार मार्केट में प्राइस कम होता जा रहा है। हम जो मार्केट में सामान बेच पाते हैं वो है 10,000 यूनिट। एक यूनिट को बनाने का जो हमारा खर्चा आता है वो 6 रुपए का आता है, कि जब भी एक यूनिट बनाएंगे 6 रुपए खर्च होगा, दूसरा बनाएंगे फिर 6 रुपए खर्च होगा, तीसरा बनाएंगे फिर 6 रुपए खर्च होगा। लेकिन जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो 40,000 रुपए का है। हम कम बनाएं, ज्यादा बनाएं, कितना भी बनाएं, हमारा कॉस्ट हमेशा 40,000 रुपए का रहता है। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है। 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 60,000। 10,000 को मैंने प्राइस से मल्टीप्लाई कर लिया, 12 से, 11 से, 10 से, 9 से, तो टोटल रेवेन्यू आ गया। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा 40,000 रहना है, चाहे तुम कम प्रोड्यूस करो चाहे तुम ज्यादा प्रोड्यूस करो। हम प्रोड्यूस करें 10,000, हर बार ये 40,000 ही रहेगा। टोटल कॉस्ट हमने सिंपली निकाल लिया है इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर। फिर टोटल कॉस्ट को हम कंपेयर कर रहे हैं रेवेन्यू के साथ, कि 1,20,000 की रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट 1,00,000 का है, फायदा हो रहा है 20,000। अरे भाई यहाँ तो तुम सब रिकवर कर पा रहे हो। यहाँ तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो रहा है और तुम्हारा क्या रिकवर हो रहा है? वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो रहा है। सारी चीजें रिकवर हो रही, तभी तो फायदा हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ओके, बिजनेस जारी रखिए आप।
अगर आप बिजनेस जारी रखेंगे तो 20,000 का फायदा होगा, अगर आप बंद कर देंगे तो 40,000 का नुकसान होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? कंटिन्यू। अगेन आप आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा बिजनेस जारी रखने से 10,000 का नुकसान होगा, लेकिन बंद करने से 40,000 का नुकसान होगा। बेहतर है कि जारी रखें। 10,000 का नुकसान इज फार बेटर देन 40,000 का नुकसान। अल्टीमेटली इस पोजीशन पर आते आते बिजनेस चालू रखो या बंद कर दो, इनडिफरेंस आ गया। दोनों में 40,000 का ही नुकसान, तो आपकी मर्जी है, चाहो तो चालू रखो, चाहो तो बंद कर दो। इसके बाद पानी सर से ऊपर निकल गया है। अब अगर प्राइस घटते घटते अगर 5 रुपए हो गया, बेटा बात समझना, आपका वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए था, जब तक वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा था 12 रुपए, मतलब वेरिएबल कॉस्ट से बहुत ज्यादा पैसा रिकवर हो रहा है, ज्यादा पैसा रिकवर हो रहा है, ज्यादा 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 एग्जैक्टली वेरिएबल कॉस्ट, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल कॉस्ट भी तुम रिकवर नहीं कर पा रहे हो, अब तुम्हारा लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। चालू रखोगे तो 50,000 का नुकसान होगा, बंद करोगे तो 40,000। बेहतर है बंद कर दो भाई, 50 के नुकसान से फार बेटर है कि 40 का नुकसान सहो शट डाउन। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। While making shutdown decision, sunk fixed cost is irrelevant। एग्जाम में पूछा गया है सर, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, संक फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट जो पैसा डूब गया है, चाहकर भी जिस पैसे को आप बचा नहीं सकते, संक फिक्स्ड कॉस्ट। द डिसीजन विल बी टेकन बाय कंपेयरिंग एवरेज रेवेन्यू विथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू एक प्रकार से प्राइस होता है सर, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट। आपको प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में कंपैरिजन करना होता है। मैंने यहां पर बात वही लिखी हुई है जो मैं आपको बार बार समझा रहा था कि जब तक वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, जब तक वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है, तब तक आपको बिजनेस शटडाउन करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शटडाउन करने का डिसीजन आप सिर्फ और सिर्फ तभी लेंगे जब आप वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे होंगे। अगेन मैंने यहां पर दोबारा लिखा है, कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से। अगर आपको टोटल के फॉर्म में पढ़ना है तो टोटल रेवेन्यू ज्यादा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। फिक्स्ड कॉस्ट को गोली मारो, नहीं करना रिकवर, मुझे रिसेशन चल रहा है। अगर आपके टोटल लॉसेस कम हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से, टोटल लॉसेस कम हैं, ये देखो बेटा लॉस हमारा कम था फिक्स्ड कॉस्ट से, जब तक फिक्स्ड कॉस्ट से लॉस आपका कम था तब तक आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे थे। द मोमेंट आपका लॉस फिक्स्ड कॉस्ट को भी क्रॉस कर गया, द मोमेंट आपका लॉस फिक्स्ड कॉस्ट को भी क्रॉस कर गया, आपने इसे बंद करने का डिसीजन लिया है। शट डाउन पॉइंट पर जो प्राइस होता है उसे हम शट डाउन प्राइस कहते हैं। हमारे एग्जांपल के हिसाब से 6 रुपए है, हमारे एग्जांपल के हिसाब से 6 रुपए है। कोई बंदा मुझसे पूछेगा भाई तुमको लगातार नुकसान हो रहा है, तुम बिजनेस कब बंद करोगे? मैं कहूंगा रुक जा भाई, कम होते होते जब शट डाउन प्राइस पर पहुंच जाएगा तब मैं बंद करूंगा। और शट डाउन प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, 6 रुपए के बराबर है इस क्वेश्चन में। व्हाट नेक्स्ट? शटिंग डाउन इज टेम्पररी। यही बात मैं बता रहा था बेटा, मामला यहाँ शॉर्ट रन का चल रहा है। अगर तुमको परमानेंटली बंद करना है तो कोई गणित यहाँ पर जो लगा रहे हो लगाने की जरूरत नहीं है। परमानेंटली बंद करना है तो बंद करो और चलते बनो तुरंत। अगर टेम्पररी बंद करने के बारे में विचार कर रहे हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाने की जरूरत है। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन ओनली। थोड़े समय के लिए बिजनेस बंद करना चाहते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। बता देते हैं सर, एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कब जनरेट करती है? सर देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट का जिक्र हो रहा है यहां पर, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू का जिक्र नहीं हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू तो पढ़ लिया बेटा हम लोगों ने कि मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू तब जनरेट होगा जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में। मैक्सिमम प्रॉफिट तब जनरेट होता है बेटा जब मार्जिनल रेवेन्यू जब तक बड़ा रहता है मार्जिनल कॉस्ट से। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में मुझे 4 रुपए का खर्चा आ रहा है, फिक्स कॉस्ट तो जो आना है सो आ रहा है मेरा। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में मुझे 4 रुपए का खर्चा आ रहा है, और वो जो एक्स्ट्रा यूनिट मैंने बनाया वो मार्केट में 6 रुपए का बिक रहा है, तो भाई खर्चा मुझे 4 रुपए करना पड़ रहा है और पैसे मेरे पास 6 रुपए आ रहे हैं। कितने का फायदा हो गया? 2 रुपए का। प्रोडक्शन जारी रखिए। फिर एक और एक्स्ट्रा यूनिट मैंने बनाया, खर्चा मुझे 4 रुपए का ही आया, लेकिन रेवेन्यू लगातार कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ज्यादा बेचना है तो सस्ता बेचना पड़ेगा। 4 रुपए का खर्चा आया और बेचा तो 5 रुपए का बिका। हाँ कोई दिक्कत नहीं ना सर, फिक्स कॉस्ट को गोली मारो वो तो आ ही रहे। एक्स्ट्रा मुझे कितना खर्चा करना पड़ा? 4 रुपए मार्जिनल कॉस्ट। एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना है मेरे पास? 5 रुपए।
मार्जिनल रेवेन्यू, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से बड़ा रहेगा, प्रोडक्शन करते रहिए करते रहिए करते रहिए। द मोमेंट फिर से मैंने एक एक्स्ट्रा 4 रुपए खर्च किए और एक्स्ट्रा रेवेन्यू मेरे पास 4 रुपए ही आए, खर्चा मैंने किया 4 रुपए, मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू मेरे पास आया 4 रुपए, मार्जिनल रेवेन्यू, क्या दोनों आपस में बराबर है? यस। नाउ अब ये वो मोमेंट आ चुका है जब तुम मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर चुके हो। अब इससे आगे बढ़ोगे तो दिक्कत है। क्यों? क्योंकि फिर एक यूनिट बनाओगे तो एक्स्ट्रा खर्चा कितने का आएगा? 4 रुपए का आएगा, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में वो सिर्फ 3 रुपए का बिके। अब दिक्कत है यहां पर, मैं 4 रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्चा करूंगा जब एक्स्ट्रा मेरे पास 3 रुपए ही आने वाले हैं? अब मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना बंद कर दूंगा, बिकॉज मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट के लेवल को अचीव कर लिया है। तो जब तक रेवेन्यू ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है, कौन सी रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तब तक हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है। फर्म को अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, अपने आउटपुट को लगातार बढ़ाते जाना चाहिए, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। इट शुड एक्सपांड। कब तक बढ़ाते जाएं हम? जब तक कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर ना हो जाएं। जब तक मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर ना हो जाएं, तब तक आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहिए, बिकॉज एट दिस लेवल द फर्म विल मेकिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बताइए फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट तब होता है जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर होता है। कंफ्यूज नहीं होना है सर, फिर से दोहरा दूं मैं। जब मामला, अरे यार जगह भी नहीं है, जब मामला टोटल रेवेन्यू का आता है और जब मामला यहां पर आ रहा है प्रॉफिट का, दोनों अलग मामले हैं सर। अगर आप टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये तब होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू होगा 0, और अगर आप प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये तब होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। दो अलग अलग चीजों को मैक्सिमाइज करने के बारे में जिक्र किया जा रहा है। टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना अलग मामला है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना अलग मामला है। टोटल रेवेन्यू को तुम मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो तुमको मार्जिनल रेवेन्यू 0 लेना पड़ेगा, और अगर तुम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। याद रखना बेटा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट, बियॉन्ड दिस लेवल। अब इसके आगे अगर कोई प्रोडक्शन जारी रखना चाहता है तो बेवकूफी है। इसके आगे अगर तुम प्रोडक्शन जारी रखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये वाला यूनिट यहां पर कंप्लीट होता है बेटा। पढ़िए आप लोग, सारे क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन इसके आप लोग सॉल्व कीजिए, आसानी से आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा।